हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ आसान वे। और आज जो हम केमिस्ट्री देखे थे, केमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर हम लोग कवर कर रखा था कि मैटर होता क्या है, उसका इंट्रोडक्शन हम लोग ने देखा था। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर देखा था। और आज हम लोग देखने वाले हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, यानी मैटर का क्या क्या प्रॉपर्टी हमको देखने के लिए मिलेगा। और उसके बाद कुछ और भी टर्म्स है, दैट इज इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। और थोड़ा बहुत इसमें हम क्या बात करेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड वेपोराइजेशन। फिर नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग टेम्परेचर स्केल, और कुछ टर्म्स है उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और इससे जुड़ा जो भी कंसेप्ट है, जो डे टू डे लाइफ में हम लोग क्या करते हैं, डील करते हैं, वही हम लोग को देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला चीज क्या बात बोलता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, यानी मैटर का क्या क्या प्रॉपर्टी हमको देखने के लिए मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, लास्ट क्लास में हम लोग ने बात कर रखा था कि हमारे पास एग्जाम्पल है एक मार्कर। ये मार्कर कैसे मैटर हम लोग ने इसको डिफाइन किया था कि इसका कुछ ना कुछ वजन होगा, कुछ ना कुछ जगह छेकेगा कहीं पे रखेंगे तो। और तीसरा चीज, इसको हम अपने स्किन से फील कर सकते हैं, तो ये मैटर है। अब हम बात करेंगे इसका प्रॉपर्टी हमको क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो ये बहुत छोटे 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 पार्टिकल से मिलकर बना है। जब हम लोग इसको तोड़ने जाएंगे तो हम लोग को दिखाई देगा ये जो ऐसे करके ये मार्कर है, ये ऐसा मार्कर है। ध्यान से देखो तो बहुत सारा ऐसे छोटा 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 ऐसे करके पार्टिकल्स होगा। ये बहुत सारा छोटा 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 पार्टिकल्स से मिलकर बना होगा ऐसे, और एक दूसरे को अरेंज किया होगा, सब तो जाकर हमको प्रॉपर सॉलिड शेप दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है जो भी मैटर है वो बहुत छोटे 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 पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है। इसीलिए हम लोग लिखे हैं मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स एंड दीज पार्टिकल्स आर टू स्मॉल टू विजुअलाइज बाय नेकेड आई। इसका मतलब यह है कि एक समय आएगा, तुम तोड़ते जाओगे तोड़ते जाओगे तोड़ते जाओगे, एक समय आएगा कि मेरा नॉर्मल आंख है, हम लोग का जो नॉर्मल आंख है, खुले आंखों से हम लोग चीजों को देख नहीं पाएंगे। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। दैट इज वाई यहाँ पे लिख लेना देयरफॉर 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 वी यूज एन इंस्ट्रूमेंट called microscope माइक्रोस्कोप से हम लोग क्या करते हैं, जो भी मैटर का पार्टिकल्स है उसको विजुअलाइज करते हैं, या फिर छोटा छोटा जो भी पार्टिकल्स है उसको विजुअलाइज करते हैं। तो हम सबसे पहले थोड़ा बहुत माइक्रोस्कोप के बारे में लिखना चाहेंगे कि माइक्रोस्कोप क्या होता है। MICROSCOPE। जब माइक्रोस्कोप को हम लोग तोड़ेंगे तो देखेंगे दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला है माइक्रो, दूसरा है स्कोप, SCOP, स्कोप। तो माइक्रो मीन्स यहां पे लिख लेना टू स्मॉल, बहुत छोटा। किसके लिए भाई, तो स्कोप मतलब होता है विजुअलाइजेशन के लिए, विजुअलाइज यानी देखने के लिए। तो वैसे चीज जो बहुत छोटे हैं जिसको हम लोग देख नहीं पाएंगे, तो वैसे में जो हम लोग इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग माइक्रोस्कोप। जो बहुत छोटा चीज है, बहुत छोटा चीज जो हम लोग अपने खुले आंखों से नहीं देख पाएंगे, तो वहां पे हम एक इंस्ट्रूमेंट, स्पेशल तरह का इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, दैट इज माइक्रोस्कोप। अब इसका डेफिनेशन हम लोग लिखना चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू विजुअलाइज very small tiny particles which are unable to visualize by naked eyes। यानी जो हम लोग खुली आंखों से जिसको हम लोग देख नहीं पाएंगे, तो वैसे पार्टिकल्स को देखना हो तो हम लोग माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। अब यहां तक हमको समझ में आया। अब बात करता है कि हम लोग यहाँ पे बात कर लिए कि जो मैटर है बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना है। अब वो जो पार्टिकल्स है उसका भी तो कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, उसका तो कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होगा। तो क्या प्रॉपर्टी होगा वो हमको देखना है। तो 3 तरह का प्रॉपर्टी हमको इसका भी देखने के लिए मिलता है। इसको हेडिंग में हम लिख सकते थे द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ये क्या बात बोलेगा, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली इन मोशन। ये जो मार्कर छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना है, जो बहुत छोटा पार्टिकल्स
पार्टिकल्स है जिसको हम लोग खुले आंखों से देख नहीं पा रहे हैं, वो कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है। क्या कर रहा है? दे आर कंटिन्यूअसली इन मोशन। दूसरा प्रॉपर्टी मैंने लिखा है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। ये इसके अंदर जो भी छोटे 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 पार्टिकल्स हैं, इनके बीच में गैप है, इनके बीच में स्पेस है, जगह है। इसका मतलब क्या बात बोलना चाह रहा है कि ये पार्टिकल्स है ना, ये मेरे पास पार्टिकल्स है किस चीज का? मैटर का। मान लेते हैं ऐसे ऐसे अरेंजमेंट है इन लोग का, ये अरेंजमेंट है, ये ऐसे अरेंजमेंट हो गया ना ये। अब इसके बीच में छोटा 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 हमको गैप्स दिखाई दे रहा होगा। देयर इज अ गैप बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ये कोई भी मैटर हो सकता है, ये सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, उससे हमको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जो पार्टिकल्स है किसी मैटर का, इसके बीच में हमेशा गैप रहेगा, इसीलिए इसको बोलते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम या गैप बिटवीन देम। फिर बात बोलता है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अब ये जितने भी पार्टिकल्स है, ये छोटा छोटा पार्टिकल्स जब तुम उठा के लाओगे यहाँ पे, तो दिखाई देगा कि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। इसको थोड़ा सा जूम करते हैं हम लोग। ये पार्टिकल्स था, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। अट्रैक्ट इन द सेंस फोर्स लगा रहा है एक दूसरे पे। समझ में आ रहा है? अब मैं एग्जांपल 1 बाय 1 करके समझाता हूं इसके। जैसे क्या देखेंगे हम लोग, जो भी इंसेंस स्टिक है, इंसेंस स्टिक यानी होता है अगरबत्ती। समझ में आया? यहाँ पे पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूअसली इन मोशन में पहला में हम एग्जांपल देना चाहेंगे इंसेंस स्टिक का, स्टिक, या फिर हॉट सीजलिंग फूड, हॉट सीजलिंग फूड। क्या बात बोलता है कि ध्यान से देखोगे तो जब हम लोग खाना बना रहे होते हैं, घर पे खाना बनता है ना, जब खाना बन रहा होता है तो उस समय देखेंगे जो स्मेल है वो बहुत दूर तक फैलता हुआ चला जाता है। खाने का एकदम गरम गरम जो खाना बन रहा होता है तो उसका जो स्मेल है, सुगंध है, दूर तक फैलता है। वही खाना ठंडा हो जाता है तो उसका जो स्मेल है वो दूर तक नहीं जाता है, पहुंच नहीं पाता है। या फिर जब हम लोग अगरबत्ती को जलाएंगे तो उसका जो धुआं है या फिर जो सुगंध है दूर तक जाता है। इसका मतलब क्या समझ में आया? वो जो अगरबत्ती है, जब उसका छोटा 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 पार्टिकल्स जल रहा है तो हम क्या देख रहे हैं? वो दे आर कंटिन्यूअसली इन मोशन, वो मूव कर रहा है, तभी तो उसका स्मेल यहां से यहां तक पहुंच पा रहा है, यहां से यहां तक पहुंच पा रहा है। समझ में आ रहा है? इसका मतलब हम यहां से क्या बात बोल सकते हैं कि जो पार्टिकल्स है मैटर का, वो हमेशा मूव करते रहता है। दूसरा चीज, कुछ और भी एग्जांपल लेना चाहोगे तो सिंपल सा ले लो कि एक हम लोग क्या रखे हैं, बकेट में वाटर रखे हैं, बाल्टी है, बाल्टी में पूरा का पूरा पानी भर के हम लोग रखे हुए, उसमें थोड़ा सा हम लोग क्या कर दिए, मान लेते हैं हम लोग जैसे होली के दिनों में हम लोग कलर्स लेके आते हैं, छोटा सा पत्ता लेके आते हैं, एक पुड़िया जो होता है, और उसमें क्या करके थोड़ा सा हम लोग रंग डाल देते हैं। जैसे ही कलर करेंगे हम लोग 1 से 2 मिनट बाद देखेंगे पूरा का पूरा वो क्या हो चुका है। अगर रेड कलर डाले हो तो रेड कलर का पूरा पानी हो जाएगा, ब्लू डाले हो तो ब्लू कलर का पानी हो जाएगा। कैसे हुआ? 1 मिनट के अंदर, 2 मिनट के अंदर, क्योंकि इसका जो पार्टिकल्स है, मैटर का जो पार्टिकल्स है, कंटिन्यूअसली मूव करते गया करते गया करते गया, अपने रंग में ढाल दिया उसको। समझ में आया? यानी जो भी मैटर का छोटा छोटा पार्टिकल्स है वो हमेशा मूव करते रहता है। फिर दूसरा चीज, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। अच्छा हमको ये बताओ, जो बकेट ऑफ वाटर था यानी बाल्टी से भरा हुआ जो पानी था, उसके अंदर जो हम लोग कलर डाल रखे हैं, रंग डाल रखे हैं, जो वो जाके घुल पा रहा है उसके अंदर, पानी के अंदर घुल पा रहा है ना, तो वो कैसे घुल पा रहा है? उसके बीच में अगर जगह नहीं होता तो घुल पाता। अगर मान लो सिंपल सा कि अगर सीट लगाया हुआ है, पूरा का पूरा चेयर लगाया हुआ है, उस पर कोई पहले से ही बैठा हुआ है, तो हम वहां पे जाके बैठना चाहेंगे, पूरा का पूरा फुल है, तो बैठ पाएंगे? नहीं होगा ना, क्योंकि जगह नहीं है वहां पे। तो अगर पानी में वो घुल पा रहा है, कलर उसमें पूरा का पूरा मिल पा रहा है, इसका मतलब उसके बीच में, पानी के छोटे छोटे पार्टिकल्स के बीच में जगह था, स्पेस था, इसलिए तो घुस पाया। तो यहां से दोनों प्रॉपर्टी हमको देखने के लिए मिल गया कि जो भी मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूअसली मूव भी करेंगे। दूसरा चीज, उनके बीच में अच्छा खासा स्पेस भी होगा। तीसरा चीज सर हमको समझाइए कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, ये कैसे आप समझा सकते हैं? देख भाई, मैं बोला सिंपल सा बात समझ। जो घर में हम लोग का टैप वाटर होता है, टैप वाटर इन द सेंस, जब भी हम लोग नलका खोलते हैं, लेट से ये एग्जाम्पल ले ले तुम, ये ऐसे हम लोग ले रखे हैं, ये अब ध्यान से देखना, ये ऐसे बूंद गिरेगा, मैं क्या कर दिया ना, यहां पे उंगली लगा दिया, तो अब ये छींटरना स्टार्ट हो जाएगा।
पानी ये इधर ऐसे छीटना स्टार्ट हो जाएगा। अगर नलका से पानी बह रहा है ऐसे सीधे सीधे आ रहा है, मैंने हाथ लगाया था, अब जो वाटर का ड्रॉपलेट्स है, पानी का छोटा छोटा जो बूंद है, वो इधर 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 उधर पूरा क्या होने लगेगा, वो स्कैटर करने लगेगा। यहां पे हम क्या लिखेंगे, देयर इज स्कैटरिंग ऑफ ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। यहां पे क्या होने लगा, वो स्कैटर करने लगा, समझ में, बिखरने लगा। और जैसे ही फिर मैंने उंगली हटाया, वापस से उसी डायरेक्शन में जो पानी का बूंद था उसी रास्ते से निकलते हुए चला जाएगा। तो उसको कैसे पता कि हमको सीधा स्ट्रेट लाइन में ही जाना है, कैसे पता चला? इसका मतलब यह है कि जो भी वाटर का छोटा छोटा मॉलिक्यूल्स था, पार्टिकल्स था, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, एक दूसरे को खींच रहा है कि नहीं भाई मैं इधर से जा रहा हूं, तू भी इधर से ही आ। समझ में आ रहा है? तो फोर्स लगा के उसको इसी डायरेक्शन में लगा रहा है। तो हमको ये सारा चीज समझ में आया कि अगर कोई भी मैटर है, अगर कोई भी मैटर है, तो मैटर बहुत छोटे 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 पार्टिकल से मिलकर बना होगा, और वो छोटे छोटे पार्टिकल्स हम लोग खुले आंखों से नहीं देख पाएंगे। समझ में आया? इसके बाद मैंने क्या देखा कि वो छोटे छोटे पार्टिकल्स है उसको हम लोग देख नहीं पाएंगे, तो हम लोग एक तरह का स्पेशल इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, दैट इज माइक्रोस्कोप। माइक्रो का मतलब होता है टू स्मॉल, स्कोप मींस टू विजुअलाइज। इसके बाद मैंने देखा कि वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उसका भी तो कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होगा। उसका हम लोगों ने डिस्कशन क्या कर रखा है, 3 प्रॉपर्टीज दिखाई देता है। दे आर कंटिन्यूअसली इन मोशन, वो हमेशा मूव करते रहेंगे। दूसरा चीज, हमेशा उनके बीच में गैप होगा, जगह होगा। तीसरा चीज, वो एक दूसरे को हमेशा अट्रैक्ट करते रहते हैं। जैसे मैंने कलर का पुड़िया का बात किया था ना, या फिर डेटॉल का बात किया। डेटॉल अगर तुम डाल दोगे तो पूरा का पूरा डेटॉल का पानी हो जाता है, या फिर कलर अगर तुम डाल दिए पानी के अंदर, उसके बाद फिर उसका भी एक मग्गा पानी उसमें से निकाल के फिर दूसरे बाल्टी में भी डालेंगे, तो वो भी धीरे धीरे अभी क्या होगा, वो भी कम कलर होगा लेकिन होगा। और धीरे धीरे ऐसे बहुत सारे बकेट में डालते जाओ तो पानी अभी भी कलर होते चला जाएगा। इसका मतलब क्या है कि वो जो छोटा छोटा पार्टिकल्स है कंटिन्यूअसली मूव कर रहा था, और पानी का जो भी छोटा छोटा पार्टिकल्स है उसके बीच में जगह था। वही चीज अगर कलर हम लोग ईंटे पे डालना चाहेंगे तो उसके बीच में जगह नहीं है, वो मिलेगा नहीं जाके। समझ में आ रहा है? ऑल दो उसके बहुत छोटा पार्टिकल्स का बात करेंगे तो उसके बीच में भी स्पेस है, लेकिन हम लोग खुले आंखों से देख नहीं पा रहे। चलो यहां तक मेरा कहानी क्लियर है। अब बात करता है इंटर कन्वर्जन ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। इंटर कन्वर्जन यानी होता है कन्वर्ट होना, एक स्टेट ऑफ मैटर से दूसरे स्टेट ऑफ मैटर में कन्वर्ट होना। स्टेट्स ऑफ मैटर 5 तरह का बता रखा था मैंने, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बीईसी। अब क्या बात बोलता है कि मेरे पास 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है। पहला है सॉलिड, क्या है, पहला मेरे पास सॉलिड है, दूसरा हम लोग के पास लिक्विड है, और तीसरा है हमारे पास गैस। मान लेते हैं जो भी हम लोग बर्फ लेके आए हैं, या फिर जो भी एक लोहा का कोई भी सब्सटेंस है, उसको बहुत ज्यादा टेम्परेचर देते जाएंगे, यानी हीट करते जाएंगे उसको, तो क्या करना स्टार्ट कर देगा, वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, मेल्ट करने लगेगा। तो जब भी सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन होता है तो बहुत हम जूनियर तक पढ़ते आए हुए हैं कि इसको हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग। क्या बात बोलते हैं? मेल्टिंग। लेकिन अब यहां पे हम लोग कुछ टेक्निकल वर्ड्स का यूज करेंगे, दैट इज कॉल्ड फ्यूजन। क्या बात बोलेंगे हम लोग? फ्यूजन। समझ में आ रहा है? जब कभी भी सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन होगा, और एक और चीज यहां पे याद रखना कि टेम्परेचर यहां पे क्या करने वाला है, इंक्रीज करने वाला है। समझ में आएगा? टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। जब भी हम ये अपवर्ड एरो देते हैं इसका मतलब होता है इंक्रीज करेगा। जब भी डाउनवर्ड एरो ऐसे देंगे इसका मतलब है डिक्रीज करेगा चीज। अब हमको ये बताओ, यहां पे जो तुम लोहा लेके रखा हुआ है या फिर बर्फ को सिंपल सा है, जैसे ही हम लोग फ्रिज से बाहर निकालते हैं तो वहां पे तो टेम्परेचर बहुत कम था फ्रिज के अंदर, जैसे ही बाहर निकालते हैं यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ने लगता है। अब बढ़ेगा तो धीरे धीरे वो जो बर्फ है वो पानी में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, यानी मेल्ट करना स्टार्ट कर दिया। अब हम लोग मेल्टिंग ना बोल के हम लोग फ्यूजन बोलना स्टार्ट करेंगे। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है टेम्परेचर देने के बाद, टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद, तो उसको हम लोग बोल देते हैं फ्यूजन। अब बात बोल रहा है सर हमको क्या एक चीज समझाओ। मैंने बोला हाँ बोल। वो बोला सर मेरा डाउट ये है कि जो भी सॉलिड्स है जैसे मरकरी है, स्टील है, आयरन है, और भी बहुत सारा चीज है, अलग अलग सॉलिड का हम एग्जांपल उठा लिए, तो
तो क्या सबका सबका सेम टेम्परेचर होगा? मैंने बोला पूरा बात बोल, समझ नहीं आ रहा। उसने बोला कि सर क्या मैं अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो रहा है, तो जो आयरन लेंगे, जो स्टील लेंगे, समझ में आ रहा है, जो आयरन लिए, जो स्टील लिए, जो निकल लिए, अगर इनको भी हम लोग पिघलाने जाएंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस पे पिघल जाएगा? मैंने बोला बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल ऐसा हो नहीं सकता है। जितना भी सॉलिड है, जितना भी लिक्विड है, जितना भी गैसेज है, अलग अलग सब्सटेंस का अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट होता है, अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है। समझ में आ रहा है? इसका मतलब यह है कि पानी को अगर बर्फ है, बर्फ को 100 डिग्री सेल्सियस देंगे तो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट तो हो रहा है, लेकिन वही अगर हम लोग लोहे के साथ करना चाहेंगे कि 100 डिग्री सेल्सियस पे जो लोहा था वो लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है, हमको और टेम्परेचर देना पड़ेगा। जो गोल्ड है, तो क्या गोल्ड को भी सॉलिड से लिक्विड में हम लोग कन्वर्ट करेंगे ना? पहले मान लो कोई ज्वेलरी हमको बनाना हुआ, तो सॉलिड फॉर्म में आता है, तो उसको लेके आओगे तो फिर लिक्विड में कन्वर्ट करोगे ना। तो वहां पे भी क्या 100 डिग्री सेल्सियस होता है? बिल्कुल नहीं। जितना भी सब्सटेंस है सबका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है। तो यहां पे वो चीज मैं लिखवा दे रहा हूं, डिफरेंट डिफरेंट substances different substances have different melting point and boiling point। समझ में आएगा? यस सर, यहां तक क्लियर है। अब हमको क्या बात बोलता है, देख ये जब मैंने एरो दे रखा है इसका मतलब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। ये उल्टा भी तो हो सकता था, ऐसे लिक्विड से हम लोग सॉलिड में कन्वर्ट कर दिया। जैसे जो पानी है, तो पानी लिया उसको फ्रिज में डाला, फ्रिज में मैंने डाला, अब धीरे धीरे वो क्या होने लगेगा, बर्फ का फॉर्म लेने लगेगा। यानी यहाँ पे क्या हुआ, वो लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट करना स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन, SOLIDFICATION, सॉलिडिफिकेशन। सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हुआ तो फ्यूजन, और लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हुआ तो सॉलिडिफिकेशन। और यहां पे याद रखना, यहां पे टेम्परेचर हम लोग क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, कम करते हैं। ये समझ में आया? अब बात बोलता है सर कि लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करोगे तब क्या होगा। जैसे घर पे हम लोग ने क्या देख रखा होगा कि जो भी दूध आता है, जो भी पानी आता है हम लोग के घरों में, समझ में आ रहा है, तो या फिर तुम मिठाई की दुकान पे अगर गए होगे, या फिर घर पे ही तुम देखे होगे कि चाय बनाना है, या फिर पानी को हम लोग खौला रहे हैं, ठंडे की दिनों में गर्म पानी से नहाने के लिए पानी को हम लोग गर्म किए जा रहे हैं। तो तुम गर्म करते जाएगा, गर्म करते जाएंगे, गर्म करते जाएंगे, वो धीरे धीरे क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, वो लिक्विड से वो जो पानी है वो गैस के फॉर्म में निकलना स्टार्ट हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, वो जो लिक्विड का पार्टिकल्स है वो गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया है। और इसी तरह तुम अगर टेम्परेचर देते जाओगे, अगर क्या बात करते हैं, अगर चूल्हे पे रखे रहेंगे और टेम्परेचर देते जा रहे होंगे, तो वहां से पूरा का पूरा हम लोग कुछ समय बाद देखेंगे कि वो जो लिक्विड था पूरा का पूरा गैस फॉर्म में, वेपर फॉर्म में ऊपर उड़ गया है। अब हमारे बर्तन में पानी है ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, वो जो लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट होकर निकल गया। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बात बोलेंगे, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं वेपोराइजेशन। क्या बात बोलते हैं, वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन बोल दो, और इसी को हम लोग इवापोरेशन बोलते हैं, इवापोरेशन। ऑल दो इनके बीच में भी डिफरेंस होता है, लेकिन अभी हम लोग को वो डिफरेंस नहीं पढ़ना है। और जब भी लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होगा तो यहां पे भी हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर, बोल भाई बोल, क्या करेंगे, इंक्रीज या डिक्रीज। सर चूल्हे पे चढ़ाते हैं ना, चूल्हे पे चढ़ाते हैं, मैंने बोला हाँ। तो आप क्या करोगे सर, वहां पे हीट बढ़ाया जा रहा है, हीट बढ़ाया जा रहा है मतलब टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो। मैंने बोला बिल्कुल सही है। चल फिर मैंने क्या किया, अब मिटाना स्टार्ट करता हूं थोड़ा देर में, क्योंकि बहुत सारा क्या हो गया, कॉम्प्लेक्सिटी हो गया, तो लिखने में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा। चल यहां तक क्लियर है? होप आप लोगों ने ये सारा का सारा नोट डाउन कर रखा होगा।
अब क्या बात बोलता है सर, हमको समझ में आया कि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, फ्यूजन बोले। जब भी लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होगा, टेम्परेचर डाउन करेंगे तो उसको सॉलिडिफिकेशन। लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हुआ, वेपोराइजेशन या फिर इवापोरेशन, यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। और अगर गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होता है कोई भी चीज, मान लेते हैं जैसे यहाँ पे मान लो वेपर बन के गया, जो तुम्हारा लिक्विड था, पानी था, वो वेपर बन के ऊपर चला गया। अब धीरे धीरे ऊपर जाके क्लाउड का फॉर्मेशन होता है ना भाई, बादल बनता है धीरे धीरे। अब वहां पे हम लोग क्या देखेंगे, धीरे 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 वो कूल डाउन होना स्टार्ट होता है, यानी ठंडा होना स्टार्ट होगा धीरे 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 धीरे। अब ये गैस जाएगा वहां पे सॉलिड बनना स्टार्ट करेगा। जब भी हम वहां पे बात करेंगे बर्फ के फॉर्म में धीरे धीरे, और या फिर पार्टिकल्स नजदीक आते जाता है, और उसके बाद फिर बरसात होता है। समझ में आ रहा है? तो पहले क्या गया, गैस से लिक्विड फॉर्म में गया, फिर वापस से हमारे अर्थ पे बरसात होकर लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। यानी गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हुआ। जब कभी भी कोई भी सब्सटेंस अगर गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो इसको हम लोग क्या बात बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कंडेंसेशन। क्या बात बोलते हैं? कंडेंसेशन। CONDENSATION, कंडेंसेशन। यहाँ पे भाई तुम टेम्परेचर क्या करोगे, तो यहाँ पे टेम्परेचर हम लोग डाउन करेंगे। समझ में आ रहा है? ये चीज समझ में आया। अब जब कभी भी सॉलिड से गैस में कोई भी सब्सटेंस डायरेक्टली, ये देखो एरो इधर से दे रहा है ना, तो सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है गैस में। जब कभी भी कोई सब्सटेंस सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में कन्वर्ट हुए बगैर, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या नाम देते हैं, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या बात बोलते हैं भाई? सब्लिमेशन। SUBLIMATION, सब्लिमेशन। अब क्या बात बोलता है कि सर सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हुआ, हमको समझ में आ रहा है डायरेक्टली, लेकिन इसका कुछ एग्जांपल्स बता सकते हो? मैंने बोला बिल्कुल बता सकता हूं। देख, जैसे अगर सब्लिमेशन का तू बात करेगा एग्जांपल में, तो पहला चीज की कैम्फर हो गया। एग्जांपल्स में अगर तुम लिखना चाहोगे सब्लिमेशन का, अभी आगे चल के मैं इसको प्रोसेस वाइज डिफाइन कर रहा हूं, उसके बाद एग्जांपल दूंगा। लेकिन सब्लिमेशन में अगर तुम एग्जांपल लिखना चाहते हो तो सब्लिमेशन के लिए हम बोल सकते हैं कैम्फर। सर कैम्फर मतलब, और तुम्हारा क्या हो सकता है, तो नेप्थलीन बॉल हो सकता है, NEPHTHANEI, नेप्थलीन बॉल। सर आप जो बोल रहे हो समझ में नहीं आ रहा है। जो कैम्फर है ना, उसको बोलते हैं हम लोग कपूर। क्या बात बोलेंगे? जो कपूर होता है ना, हाँ, जो घर पे पूजा करने के लिए हम लोग लेके आते हैं, तो वहां पे क्या देखेंगे, वो छोटा छोटा गोली के फॉर्म में आएगा या फिर बड़ा भी आता है। उसको हम लोग जलाएंगे तो डायरेक्टली सॉलिड से वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो सब्लिमेशन दिखाता है हमको कैम्फर। दूसरा चीज होता है नेप्थलीन बॉल। सर नेप्थलीन बॉल मतलब, अच्छा ध्यान से सुन, जो फिनाइल का गोटी होता है ना, गोल गोल जो आता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, जो भी दराज है, पहले का लोग क्या करता था, कपड़े के अंदर उस नेप्थलीन बॉल को डाल देते थे। समझ में? फिनाइल का गोटी को। और ध्यान से देखोगे पहले इतना डाला था, धीरे धीरे कुछ समय बाद देखेंगे इतना छोटा हो गया, फिर कुछ समय बाद देखेंगे पूरा का पूरा है ही नहीं उसके अंदर। तो क्या तुम डाला तो था ना उसके अंदर, वो कहाँ चला गया? कोई खा गया? नहीं, वो क्या हो गया, धीरे 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 समय के साथ सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो गया। तो सब्लिमेशन हमको दिखाया। फिर बात बोला सर कि सॉलिड से अगर गैस में कन्वर्ट हुआ तो ठीक है, हमको समझ में आ रहा, सब्लिमेशन बोल दिए इसको। लेकिन अगर गैस से सॉलिड में कन्वर्ट हो तो मैंने बोला इसको भी सब्लिमेशन ही बोलते हैं। लेकिन जो तुम्हारा एनसीईआरटी है, इसको एक टेक्निकल वर्ड दे रखा है, जिसको हम लोग बात बोलेंगे डिपोजिशन। क्या बात बोलेंगे हम लोग? डिपोजिशन। समझ में आया? अब बोलेगा कि सर इसको लाइन बाय लाइन पहले सर इसको डिफाइन कर दो। मैंने बोला ठीक है, चल देख इधर। पहला चीज क्या है, फ्यूजन का, FUSION। तुम लोग खुद से डेफिनेशन बना सकते हो। पहला चीज क्या लिखोगे, एक प्रोसेस है, ये क्या है, एक प्रोसेस है। दूसरा, कैसा प्रोसेस है सर, तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में। तो सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड। सर क्या टेम्परेचर सबका फिक्स होता है सारे सब्सटेंस का? मैंने बोला बिल्कुल नहीं। तो सर सारे सब्सटेंस का अलग अलग अपना टेम्परेचर होता है, तो उनका पर्टिकुलर टेम्परेचर हो गया, उनका स्पेसिफिक टेम्परेचर हुआ। मैंने बोला बिल्कुल सही है। तो उसने बोला सर पहला मैंने बोल दिया कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सॉलिड कन्वर्ट होता है लिक्विड में एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। मैंने बोला बिल्कुल सही है भाई, एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर।
समझ में आया? तो जब इसको डेफिनेशन तुम बनाने जाओगे तो हम लोग सिंपल से इसको क्या बात बोल सकते हैं, इट इज अ प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस in which it is a process in which solid converts into liquid at a specific temperature, at a specific temperature. क्लियर है? सर सिर्फ यही लिखा हुआ है क्या? मैंने बोला नहीं भाई, ये पहला था, ऐसे तुम डेफिनेशन बना सकता है। मैं प्रॉपर्टीज के बेसिस पे इसको तोड़ना स्टार्ट कर देता हूं, डेफिनेशन तुम लोग खुद से बना सकते हो। फिर क्या है तुम्हारा? सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन देखो, जब भी तुमको क्या बात करेगा फ्यूजन में, तो याद रखना है यहाँ पे कुछ एक प्रॉपर्टीज तुमको याद रखना होगा कि यहाँ पे हम टेम्परेचर क्या करेंगे, हमेशा इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे। और जब भी सॉलिडिफिकेशन करोगे यहाँ पे टेम्परेचर तुम क्या करोगे, डिक्रीज करोगे। ठीक, प्रोसेस क्या लिखोगे इसको? पहला चीज की एक प्रोसेस है डेफिनेशन में। दूसरा चीज क्या लिखोगे इसमें कि सर यहाँ पे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा था, यहाँ पे लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होगा, तो लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू solid at a specific temperature, at a specific temperature। समझ में आएगा? और एक और चीज कि यहाँ पे प्रेशर हम लोग क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। यहाँ पे सॉलिडिफिकेशन में प्रेशर इंक्रीज करेंगे हम लोग। समझ में आएगा चीज? अभी इतना हम लोग को डीप नहीं जाना है, बट याद कर सकते हो अगर चाहोगे तो। टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे, प्रेशर इंक्रीज करेंगे, यहां तक समझ में आया? फिर थोड़ा बहुत हम लोग इसको इरेज करते हैं, तब तक तुम लोग इधर का नोट डाउन कर सकते हो। फिर नेक्स्ट इधर क्या बात करता है, तो थर्ड नंबर बताओ। मैंने बोला क्या है थर्ड नंबर, देख, तो वो बोला सर वेपोराइजेशन है। ठीक है, VAPORARI, वेपोराइजेशन। सर स्पेलिंग मिस्टेक, इंग्लिश में प्रॉब्लम है सर। बिल्कुल नहीं है, चल देख इधर। क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें लिक्विड गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो रहा है, यानी लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू गैसियस स्टेट, gaseous state at a specific temperature। क्लियर? यहां पे भी तुम क्या करोगे, तो टेम्परेचर इंक्रीज करोगे। समझ में आएगा चीज? फिर बात बोलता है तुमसे, सर यहां तक हम लोग लिख चुके हैं, सर नेक्स्ट बताओ। यहां तक क्लियर समझ में आया? अब मैं इधर का मिटाता हूं, रेज कर रहा हूं। नेक्स्ट है मेरे पास फोर्थ प्रॉपर्टी बोल रहे हैं कि फोर्थ प्रोसेस मेरे पास क्या है, कंडेंसेशन है। क्या है सर? कंडेंसेशन। मैंने बोला हाँ बिल्कुल है सर, कंडेंसेशन क्या हो? तो देख भाई इधर ही लिखवा रहा। क्या? एक प्रोसेस है जिसमें गैस लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है, यानी गैस कन्वर्ट्स इनटू liquid state at a specific temperature, समझ में आएगा? और यहां पे क्या करते हो, तो यहां पे टेम्परेचर, सर बोल बेटा बोल, यहां पे टेम्परेचर क्या करते हैं हम लोग, सर डिक्रीज करते हैं। बोला एकदम ठीक है, चल आगे बढ़। फिर नेक्स्ट है तुम्हारे पास फिफ्थ में
क्या है तुम्हारे पास? सब्लिमेशन। क्या है? सब्लिमेशन। ये एक ऐसा प्रोसेस है, ये भी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सॉलिड क्या होता है? सॉलिड कन्वर्ट्स डायरेक्टली इनटू गैसियस स्टेट। समझ में आएगा? एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर, एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। सर अब तो हम लोग यूज टू हो गए हैं। मैंने बोला किससे? मुझसे। बोला नहीं सर, इस एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर से। मैंने बोला चल ठीक है, ठीक है भाई। सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हुआ। थोड़ा बहुत यहाँ पे भी काम होता है टेम्परेचर का। टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे हम लोग तो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा इसमें। डिपोजिशन का भी बात हम लोग वैसे ही लिख लेगा। क्या लिखेगा? सर मैंने बोला बोल, बोला क्या सर? अच्छा भाई, मेरे से भी मजाक कर रहा। नेक्स्ट क्या बात बोलता है? सर मैंने बोला बिल्कुल। सर ये एक प्रोसेस है। मैंने बोला हाँ। सर क्या? एक प्रोसेस है जिसमें गैस, मैंने बोला ठीक है, गैस कन्वर्ट्स इनटू सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट। समझ में आएगा? डायरेक्टली, डायरेक्टली, DIRECTLY। सर इतना भी सर गधे नहीं हम लोग, पता है डायरेक्टली का स्पेलिंग। आप सिर्फ वर्ड बोलो। इट इज अ प्रोसेस इन विच गैस कन्वर्ट्स इनटू सॉलिड स्टेट डायरेक्टली। ओके, फिर क्या बात बोला? एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। सर वो तो पता ही है हम लोग, एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। क्लियर है? क्या हम लोग अब यहां से इरेज कर सकते हैं इसको? बिल्कुल सर, समझ में आया आपको यहां से सारा चीज। अब नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट हम लोग इसको थोड़ा बहुत इरेज करके, जिसको लिखना है लिख सकता है, वरना हम लोग इसको इरेज करेंगे। चल चलो भाई ठीक है, यहां तक हमको क्लियरली समझ में आया। अब नेक्स्ट कहानी मेरा क्या है? वो बात करता है हमसे, सॉरी सॉरी, क्या बात करता है? सर ये मिटाओ ना पहले। मैंने बोला चल ठीक है, आगे बता। बोलता है सर लेटेंट हीट मैंने बहुत जगह पे सुन रखा है। मैंने बोला सुन रखा है तो चल देख इधर, मैं वो समझा दे रहा। क्या है तुम्हारे पास? लेटेंट, LATENT, लेटेंट हीट, है ना भाई? लेटेंट हीट क्या बात बोलता है? ये क्या बात बोलता है? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, the amount of heat required to change the states of matter, states of matter without raising the temperature, without raising the temperature of that substance, क्या बात बोल रहा है? सर इसको प्रॉपर्टीज पे थोड़ा तोड़ोगे? मैंने बोला बिल्कुल। देखिए जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है ना, इसको तुम यहाँ पे ऐसे लिख सकता है, मिनिमम अमाउंट,
द मिनिमम, यहां पे अगर लिखना चाहेगा तो मिनिमम अमाउंट ऑफ हीट, minimum amount of heat, the amount of heat required, the amount of heat required to change states of matter without raising temperature। सर इसका मतलब समझाओ वन बाय वन करके। मैंने बोला अगर तुमसे लेटेंट हीट जब कभी भी पूछेगा तो लेटेंट का मतलब पहले समझ लेना ना, होता है हिडन हीट। हिडन हीट सर मतलब, मैंने बोला रुक जा भाई, तेरे लिए ही है सारा। लेटेंट हीट मतलब क्या? लेटेंट यानी हिडन, छुपा हुआ हीट। अब देख मैं कुछ एग्जांपल समझाऊंगा, तुझे समझ में आएगा वहां से। जैसे मेरे पास पानी है, वाटर है, उस वाटर को हम लोग क्या करते गए, बॉयल करते गए, टेम्परेचर देते हुए जा रहा है, कंटिन्यूअसली टेम्परेचर दे रहा है। पहले 60 डिग्री सेल्सियस, 70 डिग्री सेल्सियस, 80 डिग्री सेल्सियस, 90 डिग्री, 100 डिग्री सेल्सियस। वहां पे 60 दे रहे थे, 70 दिए तो 70 वहां पे बढ़ रहा है, उस सब्सटेंस का भी टेम्परेचर बढ़ रहा है। जब हम बर्नर को वहां पे, जैसे मान लिए एक बर्तन है, बर्तन में पानी रख रखे हैं और वहां पे हम पहले 60 डिग्री सेल्सियस दिए थे, अब धीरे धीरे हम टेम्परेचर बढ़ाया जा रहा है। तो अगर तुम इंस्ट्रूमेंट ला के देखेगा, मेजर करेगा, पानी का भी टेम्परेचर जो होगा वो भी चेंज हो जाएगा। पहले 60 डिग्री सेल्सियस था तो 60 डिग्री सेल्सियस उसका भी दिखाएगा, 70 डिग्री सेल्सियस रखेंगे तो उसका भी 70 डिग्री सेल्सियस दिखाएगा। लेकिन एक समय आएगा, जैसे मान लेते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पानी का, तो 100 डिग्री सेल्सियस दिए तो अभी भी हम देख रहे होंगे तो उसका 100 डिग्री सेल्सियस हमको दिखाई दे रहा होगा, पानी का भी 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो रहा होगा। लेकिन जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस के बाद हम लोग जाएंगे 105 डिग्री सेल्सियस, 110 डिग्री सेल्सियस, हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग टेम्परेचर दिए जा रहे हैं, समझ में आ रहा है, टेम्परेचर हम लोग दिए जा रहा है। लेकिन उस जब पानी का जब हम लोग मेजर करेंगे टेम्परेचर तो 100 से आगे बढ़ ही नहीं रहा है, यानी एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के आगे उसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ ही नहीं रहा है, चाहे तुम कितना भी उसको टेम्परेचर दे दो। मान लेते हैं पानी को हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस तक दिए थे तो 100 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा था, लेकिन 105 डिग्री, 110 डिग्री, 120 डिग्री किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी उसका 100 डिग्री सेल्सियस ही दिखा रहा है पानी का। तो ये जो 10 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस जो हम लोग दे रहे हैं, ये कहां जा रहा है, ये कहां जाके दुबक गया है, बैठ गया है, छुप गया है, कहां पे छुप गया है जाके, समझ में आ रहा है? अगर ये छुप गया है 10 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस, ये जाके अगर छुप गया है, इसीलिए हम लोग इसको हिडन हीट या फिर लेटेंट हीट बोलते हैं। अब ये 10 डिग्री था या फिर 2 डिग्री, 5 डिग्री, 20 डिग्री, ये जो तुम्हारा टेम्परेचर था ये गया कहां पे है, छुपा कहां पे है? तो देखो ये क्या किया है, ये जो तुम्हारा लिक्विड स्टेट था, क्योंकि हम लोगों ने क्या पढ़ रखा था, टेम्परेचर देते जाएंगे तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में वो कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा। तो पानी को तुम अगर 100 डिग्री सेल्सियस के बाद भी टेम्परेचर दिए जा रहा है, मान लेते हैं 105 डिग्री सेल्सियस तुम दिया टेम्परेचर, वो 100 डिग्री सेल्सियस ही दिखा रहा है, तो 5 डिग्री सेल्सियस कहां पे गया है, वो जो लिक्विड फेज था, उसको कन्वर्ट करने में, गैसियस में, उस लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने में वो जो 5 डिग्री सेल्सियस है उसका खपत हो रहा है, 5 डिग्री सेल्सियस का खपत हो रहा है उस लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने में। समझ में आ रहा है ये चीज? तो वो क्या छुप गया है जाके, वो क्या कर रहा है, लिक्विड का जो भी पार्टिकल्स था, ऐसे था ना भाई, ऐसे लिक्विड का जो भी पार्टिकल्स था, इसके बीच में मजबूती जो था उसको तोड़ने का काम कर रहा है। कौन? तो ये जो तुम्हारा टेम्परेचर है ये इसको तोड़ने का काम कर रहा है, यानी बॉन्ड को क्या कर रहा है, वो ब्रेक कर रहा है, बॉन्ड ब्रेक कर रहा है। सर कौन सा बॉन्ड? मैंने बोला ये जो मैटर है ना तेरा लिक्विड ये मैटर है, इसका छोटा छोटा जो पार्टिकल्स है पकड़े हुए एक दूसरे को, मान लेते हैं सॉलिड से ज्यादा मजबूती से नहीं पकड़ा हुआ है, लेकिन पकड़ा हुआ तो है, तो पकड़ा हुआ है तो इसको तोड़ने का काम, इसके बीच का जो भी पार्टिकल्स है मजबूती से पकड़ा हुआ था, तो इसको तोड़ने का काम कौन कर रहा है? तो ये जो एक्स्ट्रा टेम्परेचर है, एक्स्ट्रा हीट है, वो इसको तोड़ने का काम कर रहा है, इसके बीच को तोड़ने का, इसका जो रिलेशन है, मजबूती है, उसको तोड़ने का काम
उसको हम लोग केमिस्ट्री में बॉन्ड बोलते हैं। समझ में आया? तो बॉन्ड को अगर यहां से थोड़ा बहुत तुम लिखना चाहोगे तो बॉन्ड को लिख सकते हो, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर, इसी को हम लोग बात बॉन्ड बोलते हैं। लेकिन अभी हम क्लियरली और भी आगे समझाएंगे, सिर्फ इतना से काम नहीं चलेगा, अभी इतना काफी तुम लोग लिख सकता है। समझ में आया? तो कम से कम वो हीट जहां पे हम लोग क्या कर सके, चेंज कर सके एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मैटर के, और वहां पे टेम्परेचर भी इंक्रीज नहीं करना चाहिए, तो उसको बोलेंगे हम लोग लेटेंट हीट। समझ में आया? अब ये लेटेंट हीट जो है दो तरह का होता है। लेटेंट हीट दो तरीके का हो सकता है। कौन कौन सा? तो एक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है और एक लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होता है। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब बात बोलता है सर हमको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन समझाओ और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी समझा दो। मैंने बोला बिल्कुल समझाऊंगा, चल देख इधर। जैसे बात करते हैं हम लोग यहां पे, देख लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब हमको ये बता, फ्यूजन में क्या होता है? सर सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है। समझ में आया? तो यहां पे अगर तुम इसको लिखना चाहेगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि मिनिमम हीट रिक्वायर्ड, टू चेंज 1 kg of solid into liquid without raising temperature is called latent heat of fusion। इसको डेफिनेशन कैसे बनाएगा? तो क्या लिखेगा? द मिनिमम अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg of solid into liquid without raising the temperature is called latent heat of fusion। और इसी तरह से अगर तुम लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन डिफाइन करना चाहोगे तो वो भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। इसको हम लोग थोड़ा सा इरेज करेंगे। आई होप कि यहां तक तुम लोगों ने नोट डाउन कर रखा होगा। ठीक, अब थोड़ा सा इसमें ऐड करते हैं हम लोग लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ये क्या बात बोलता है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ हीट required to change 1 kg of liquid into gaseous state without raising टेम्परेचर ऑफ दैट सब्सटेंस। टेम्परेचर क्या बात बोला? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होगा सर? यहाँ पे मिनिमम हीट रिक्वायर्ड था, यहाँ पे भी मिनिमम अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज। यहाँ पे 1 kg सॉलिड था ना सर, क्योंकि फ्यूजन था, फ्यूजन में सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं। तो वेपोराइजेशन में कहां से होते हैं भाई? तो यहाँ पे होते हैं सर लिक्विड से गैस में। सर मैंने बोला हाँ बोल। बोला सर आपके अंदर रहते रहते एनर्जी आ रहा है। मैंने बोला हाँ, पढ़ाना है ना तुझे, समझाना है सारा चीज, इसलिए एनर्जी लाना पड़ता है, वरना तू भी डाउट में होगा सर कल देख लेंगे लेक्चर को। ऐसे टालने का आदत हो जाता है हम लोग का, वैसे टालना नहीं है। समझ में आ रहा? तो ये क्या बात बोला? मिनिमम अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg liquid into gaseous state without raising the temperature of that substance, that is called latent heat of vaporization। Is it clear? Yes sir। चलो नेक्स्ट समझते हैं हम लोग। कुछ थोड़ा सा टर्म्स हम लोग देखने वाले थे।
अब क्या बात बोल रहा है, कुछ टर्म्स का हम लोग बात कर रहे थे। टर्म्स में तुम लोग कुछ देखे होगे, फ्लूइडिटी का डेंसिटी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, डेंसिटी क्या होता है। फिर नेक्स्ट है तुम्हारा, हम लोग ने बात कर रखा था कंप्रेसिबिलिटी का, बात कर रखे थे। नेक्स्ट था रिजिडिटी का बात कर रखे थे हम लोग, रिजिडिटी का बात कर रहे थे। और लास्ट में कुछ इवापोरेशन हम लोग बात कर चुके हैं, अभी थोड़ा बहुत और हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला चीज फ्लूइडिटी के बारे में पूछता है कि फ्लूइडिटी क्या होता है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस, एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस, ability of a substance to flow easily, किसी भी सब्सटेंस का ये प्रॉपर्टी होता है कि वो बड़े आसानी से फ्लो करके यानी बहते हुए निकल जाएगा। जैसे सॉलिड का बात करें, ये जो सॉलिड है तुम्हारे पास या फिर जो बुक्स है, अगर तुम इस तरह से फेंकोगे तो स्लाइड करके निकलेगा। बुक्स को अगर तुम फेंकोगे, लेट सपोज ये हमारा ऐसे करता हुआ कुछ बुक्स है, इसको फेंकेंगे सरफेस पे तो ये स्लाइड करता हुआ निकलेगा, कैसे फिसलता हुआ निकलेगा। या फिर तुम्हारे पास एक मार्कर है, क्या है सर, मार्कर है ना, मैं बोला हाँ मार्कर है। अगर ये यहाँ पे मान लेते हैं ऐसा कुछ है और ये तुम ऐसे कुछ मार्कर रखे हुए, जब छोड़ोगे इसको तो ये रोल करते हुए निकलेगा इसके ऊपर से। ये ध्यान से देखो, ये जब मैंने इसको छोड़ा ऐसे, ये रोल करते हुए निकल रहा है, ऐसे समझ में आ रहा है। अब बाकी जो अगर तुम बुक्स को फेंकेगा तो स्लाइड करते हुए निकलेगा, लेकिन जो पानी है, पानी क्या करता है, वो बहता हुआ निकलेगा, फ्लो करता हुआ निकलेगा। जो गैस है वो भी क्या करेगा, फ्लो करता हुआ निकलेगा। तो किसी भी सब्सटेंस का ये प्रॉपर्टी है कि अगर वो फ्लो करके निकल रहा है तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग फ्लूइडिटी बोलते हैं। तो डेफिनेशन में क्या लिख लोगे, डेफिनेशन में लिख लेना, the ability of a substance to flow easily, the ability or property of a substance to flow easily is called fluidity, क्लियर है। और फ्लूइडिटी में हम लोग एक चीज पढ़ते हैं, फ्लूइड्स कौन कौन सा होता है, तो गैस एंड लिक्विड। यहां पे लिख लेना गैसेस एंड लिक्विड्स आर टुगेदर नोन एज फ्लूइड्स। क्यों, क्योंकि इनके पास प्रॉपर्टी है, बिकॉज दे हैव प्रॉपर्टी टू फ्लो। समझ में आएगा। अब बात करते हैं हम लोग सर डेंसिटी का बात कर रखे थे, इसका फॉर्मूला भी हम लोग देख रखे थे, मास बाई वॉल्यूम। क्लियर है, इसको पिछला लेक्चर जो नहीं देखा, पिछला जाके देख सकता है। मास में हम लोग क्या बात कर रहे थे, इसका ऐसा यूनिट क्या था, केजी, और वॉल्यूम का मीटर क्यूब, तो केजी पर मीटर क्यूब। और इसी का जब हम लोग सीजीएस यूनिट, ये एसआई यूनिट था, और ये सीजीएस यूनिट जब हम लोग बात किए तो ये क्या होता है, मास का सीजीएस यूनिट सेंटीग्राम ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। समझ में आएगा, सेंटीग्राम नहीं, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, क्लियरली समझ में आएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हो सकता है कभी कभी जल्दबाजी में थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, लेकिन देखते हुए चलना है। फिर नेक्स्ट है तुम्हारा कंप्रेसिबिलिटी का, किस चीज का, कंप्रेसिबिलिटी। व्हाट इज दिस कंप्रेसिबिलिटी सर, मैंने बोला हाँ बोल बेटा। ये बोला कि सर एक प्रॉपर्टी होता है,
ये प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस होता है, प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस टू चेंज its shape, to change its shape when external force is applied, जब एक्सटर्नल फोर्स हम लोग अप्लाई करते हैं। क्लियरली समझ में आएगा क्या बात बोलता है कि कोई भी चीज है, अगर कोई भी सब्सटेंस है जिसके ऊपर हम लोग फोर्स लगा के उसका शेप चेंज कर पा रहे हैं, तो उसको हम लोग बात बोल देंगे कि वो कंप्रेसिबल है। साइज नहीं, बात बोल रहा है कि शेप अगर हम लोग चेंज कर पा रहे हैं, या फिर साइज का थोड़ा बहुत बात कर सकते हैं हम लोग। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा के हम लोग शेप और साइज चेंज कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो जो सब्सटेंस का प्रॉपर्टी है कि वो कंप्रेस हो पाया, उस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी। समझ में आया? डेफिनेशन बना लोगे, द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस टू चेंज इट्स शेप व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी। जैसे तुम लोग शादी में, शादियों की सीजन अभी आ रहा है ना, तो उसमें तुम लोग क्या देखोगे, जैसे हरा कलर का जो ईटा आता है, ईटा इन द सेंस कि सजावट के लिए उसमें फूल वूल डाला जाता है, पहले पानी के अंदर उसको डाला जाता है। समझ में आया? तो वहां पे अगर तुम दबाएगा तो दबता चला जाएगा, या फिर सोना लेके आएगा जो 24 कैरेट का होता है, प्योर गोल्ड, उसको भी दबाएगा तो दबता चला जाएगा। तो वो क्या है, उसको हम फोर्स लगाए, उसका शेप कंटिन्यूअसली चेंज होते चला जा रहा है। समझ में आ रहा? तो उसके पास ये प्रॉपर्टी है किस चीज का, कंप्रेस होने का, और ये जो प्रॉपर्टी है उसको कंप्रेसिबिलिटी बोला जाता है। नेक्स्ट है तुम्हारे पास रिजिडिटी का। रिजिडिटी एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है, एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है जिसमें अगर तुम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएगा तो वो टूट जाएगा, शेप और साइज चेंज नहीं करेगा, साइज चेंज करेगा शेप चेंज नहीं कर पाएगा, टूट जाएगा। जैसे हम इसको क्या किए, इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, ऐसे दबाया जा रहा है, ये दब रहा है, नहीं दब रहा है, लेकिन इसके ऊपर फोर्स लगा के हम इसको तोड़ सकते हैं, तो ये रिजिड है, ना कि कंप्रेसिबल है। जो स्पंज होता है, स्पंज हम लोग जाते हैं जैसे मिठाई वाले दुकान पे, तो वहां पे हम लोग दो तरह का, हम लोग उससे बोल दिए दुकान वाले से कि हमको स्पंज दो, तो दो तरह का उठा के लाया। एक जो रसगुल्ला था, स्पंज था, वो पूरा टाइट है, तो उसको दबा रहे हैं तो दब ही नहीं रहा है। इसका मतलब क्या है, उसके बीच में स्पेस बहुत कम है, और दबा रहे हैं तो कंप्रेस नहीं हो पा रहा है, वो टूट जाएगा, तो वो कंप्रेसिबल नहीं है। उसको थोड़ा बहुत हम लोग रिजिड के सेंस में ले सकते हैं। लेकिन एक रसगुल्ला तुम उठाया, वो आके दिया, पूरा का पूरा दब रहा है, तो वो स्पंजी है, स्पंजी है यानी कंप्रेस कर पा रहे हैं चीजों को। समझ में आ रहा? या फिर स्प्रिंग है, स्प्रिंग वाला चेयर देखे होंगे हम लोग, बैठते हैं तो नीचे दब जाता है, जैसे उठेंगे हम लोग तो फोर्स उस पे से हट गया तो फिर से वापस उसके लेंथ में आ जाता है। तो वो चीज क्या है, कंप्रेसिबल है, फ्लेक्सिबल है। अब रिजिडिटी को कैसे डिफाइन करोगे तुम लोग, तो लिख लेना, एक ऐसा प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस, प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस, सर दिखाई नहीं दे रहा हूं, समझ में आ रहा है, मुझे भी दिखाई नहीं दे रहा है। प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस टू गेट ब्रेक्स, टू गेट ब्रोकन when external force is applied, when external force is applied। देखो ये चीज हम लिख सकते हैं, चल सकता है, लेकिन अभी के लिए इतना काफी है, इतना हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन ये प्रॉपर अभी डेफिनेशन नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस टू गेट ब्रोकन, ये किसी भी सब्सटेंस का ऐसा प्रॉपर्टी जिसमें एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो वो टूट जाएगा। इसको हम लोग इस तरह से बोल सकते थे कि एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है किसी भी सब्सटेंस का जो रेसिस्ट करता है चेंज को। रेसिस्ट मतलब यानी रोकता है कि मेरे ऊपर तुम फोर्स लगा के मेरा शेप और साइज चेंज मत करो, और अगर तुम जबरदस्ती उसके ऊपर तुम क्या करेगा, फोर्स लगा के शेप और साइज चेंज करना चाहेगा तो वो टूट जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं रिजिडिटी। तो इसको हम लोग ऐसे भी डिफाइन कर सकते थे, द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस टू रेसिस्ट चेंज। यहां पे दूसरा पॉइंट में तुम लोग ऐसे लिख सकता था इसको, टू रेसिस्ट चेंज, to resist change in shape and size when external force is applied। ये तुम to get broken ना लिख के ये लिख सकते हो, to resist change
in shape and size when external force is applied is called rigidity. Is it clear? Yes sir, यहां तक क्लियर है। अब नेक्स्ट क्या बात बोलता है तुमसे, थोड़ा बहुत तो इसको मिटाएंगे थोड़ा। नेक्स्ट तुमसे बात करता है इवापोरेशन का। यहां पे हम बात किए थे तुम लोग से फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन या फिर वैपोराइजेशन। अभी हम लोग डील कर चुके थे कि इवापोरेशन क्या होता है। इवापोरेशन इन द सेंस, सिंपल सा कहानी है, इसमें जो फैक्टर्स इन्वॉल्व है, पहला है तुम्हारा ह्यूमिडिटी, HUMIDITY ह्यूमिडिटी। दूसरा है तुम्हारा ह्यूमिडिटी के बाद है तुम्हारा विंड स्पीड। क्या है? विंड स्पीड। थर्ड है तुम्हारा टेम्परेचर। फोर्थ है सरफेस एरिया। ये चारों चीजें डिपेंड करता है इवापोरेशन में। बोलोगे सर क्या मतलब, क्या हुआ इसका? मैं बोलूंगा देख, लास्ट टॉपिक ही है तेरा। जैसे जो कपड़े हैं, अगर कपड़ा मेरा गंदा हो गया तो क्या करेंगे हम लोग? धोने के लिए डालते हैं। जब धोने के लिए डाल दिया, तुम धो दिया, वापस से उसको क्या करेगा? पहले के टाइम पे हम लोग, या फिर अभी भी हम क्या करते हैं, उसको धूप में रखते हैं ना सूखने के लिए। तो हम लोग क्या देखते हैं, गर्मी के दिनों में वो बहुत जल्दी सूख जाता है, लेकिन ठंड के दिनों में जल्दी सूख नहीं पाता है। क्या क्या रीजन है इसका? तो पहला चीज तो तुम लोग देखेगा कि सनलाइट इसका मेजर रोल होता है। यानी इसका मतलब क्या, जो सन से जो लाइट आ रहा है उसमें हीट होता है, टेम्परेचर होगा। तो जब भी तुम्हारा टेम्परेचर ज्यादा होगा, इवापोरेशन बहुत तेजी से होगा। समझ में आ रहा है? तो टेम्परेचर का रोल यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि अगर तुम्हारे कपड़ों को सुखाना है या फिर इवापोरेशन करना है, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना है, कपड़े से पानी पूरा का पूरा सूख जाना चाहिए। समझ में आ रहा है? वो सूखेगा कब? जब लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर कपड़े को सुखाना है तुमको, तो टेम्परेचर का बहुत ज्यादा रोल है। टेम्परेचर ज्यादा होगा, टेम्परेचर जितना ज्यादा उतना जल्दी इवापोरेशन होगा। दूसरा चीज है तुम्हारा कि विंड स्पीड यानी क्या, कि हवा, जो हवा चल रहा है वो कितना तेजी से चल रहा है। अगर तेजी से हवा चलेगा तो जो इवापोरेशन है वो भी तेजी से होगा। हवा चलेगा ही नहीं तो फिर वो सूखने वाला नहीं। समझ में आ रहा? तो ये भी इसका बात समझ में आया। थर्ड है तुम्हारा ह्यूमिडिटी। अब बात बोल रहा है कि हवा अगर तेज ही चल रहा है लेकिन पानी में हवा में ह्यूमिडिटी ज्यादा है। ह्यूमिडिटी मतलब क्या होता है? तो डेफिनेशन मैं यहाँ पे लिखवा देता हूं, HUMIDITY। ह्यूमिडिटी यानी क्या? The amount of water vapor या फिर particles, the amount of water molecules present in air is called humidity। हवा के अंदर जो छोटा छोटा पार्टिकल्स है उसके अंदर पानी का अगर मात्रा है तो उसी को हम लोग ह्यूमिडिटी बोलते हैं। समझ में आ रहा है? अब ठंड के दिनों में क्या होता है, ह्यूमिडिटी जैसे बात कर सकते हैं थोड़ा बहुत ज्यादा होता है, तो वो कपड़ा जल्दी नहीं सूखता है। विंड स्पीड भी होगा तो उसमें अंदर पानी का मात्रा ज्यादा होगा हवा के अंदर, तो वो जल्दी नहीं सूखने वाला है। और उस दिन हम लोग क्या देखते हैं ठंड के दिनों में कि सनलाइट बहुत बड़ी मुश्किल से हमको दिखाई देता है, तो उसके अंदर टेम्परेचर बहुत कम होता है तो जल्दी सूखता नहीं है। और उसके बाद फोर्थ है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का बहुत बड़ा खेल है। जैसे हम बात करें, जो कपड़ा है तुम्हारा, कपड़ा को तुम धो के लाए हो, इसी तरह मोड़ चमोड़ को कैसे भी ऐसे ही रख दिए और डालेंगे तो सूखेगा जल्दी नहीं, सूखने वाला है। लेकिन जैसे उसको फैला के, समझ में आ रहा है, जब कपड़े को तुम फैला के धूप में रखोगे तो सूखना स्टार्ट करेगा जल्दी। तो जब तुम मोड़ चमोड़ के रखे हुए थे कपड़े को ऐसे कुछ ऐसे 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 करके, ये तो जल्दी नहीं सूखेगा। अब इसी को हम फैला के ऐसे ऐसे
ऐसे ऐसे रखेंगे तो क्या होगा, वो सूखना जल्दी स्टार्ट करेगा। तो सरफेस एरिया अगर इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, इवापोरेशन तेजी से होगा। या फिर समुद्री इलाकों में हम लोग क्या देखते हैं, अगर समुद्र के पानी से हमको नमक निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, बड़ा सा गड्ढा खोद देते हैं। उसमें क्या होगा, सनलाइट बहुत तेजी से आ रहा होगा तो टेम्परेचर उसको मिल रहा है। दूसरा चीज कि एरिया हम लोग बढ़ा दिए, तो एरिया जितना बढ़ेगा उतना ही क्या होगा, तेजी से वहां पे इवापोरेशन होगा। दूसरा चीज यहां पे याद रखना, अगर विंड ज्यादा, विंड स्पीड अगर ज्यादा तो इवापोरेशन जो होगा वो ज्यादा। समझ में आ रहा है? अगर ह्यूमिडिटी में बात करेगा, अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा ये, तो जो इवापोरेशन होगा वो कम होगा। अगर टेम्परेचर ज्यादा, ये टेम्परेचर अगर ज्यादा तो जो इवापोरेशन होगा वो कम होगा। समझ में आ रहा? अगर सरफेस एरिया ज्यादा तो इवापोरेशन क्या होगा, वो भी ज्यादा। क्लियर है? मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। अभी तक के लिए इतना ही। और ये क्लास 9th का जो चैप्टर था केमिस्ट्री का आपका, मैटर इन आवर सराउंडिंग, ये पूरा का पूरा कंप्लीटेड है। ऑल दो इसमें का कुछ टेक्निकल टर्म्स बाकी है, जैसे टेम्परेचर जो स्केल है, तो अगले जो नेक्स्ट हमारा जो भी चैप्टर है उसके अंदर हम लोग थोड़ा बहुत टेम्परेचर स्केल का बात कर लेंगे कि कैसे कन्वर्जन करेंगे। जो केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर जो हम लोग स्टार्ट करेंगे उसके अंदर भी हम लोग वो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले टेम्परेचर स्केल के बारे में डिस्कशन कर लेंगे। समझ में आ रहा है? ताकि पूरा का पूरा चैप्टर आपका क्लैरिटी हो जाए। बाकी जो छोटा मोटा और भी चीज बचा होगा उसको हम लोग उसमें कवर कर लेंगे। तब तक के लिए बने रहिए, देखते रहिए आपका एकदम ब्यूटीफुल सा और अमेजिंग प्लेटफॉर्म, दैट इज आसान वे।